विजिबल है मैंने जो स्क्रीन शेयर किया सबसे? ओके, वॉइस क्लियर है मेरी? चलिए तो आगे बात करते हैं। मैंने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आपको दो बातें बता दी थी। एक बार शॉर्ट में रिकैप देता हूं, फटाफट सुनेंगे, फिर आगे बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, पहले इंट्रोडक्शन की बात की थी, फिर केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो बताया था। ठीक है, फिर आगे की बात मैंने कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में बताया था। तो उसका थर्मोडायनेमिक रीजन ही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे जब अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती है और नेगेटिव एनर्जी पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला था। ठीक है, फिर हमने आपको पुरानी थ्योरी बताई थी कि वहां पे पहले हम पढ़ते थे कि ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाता है या डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है तो एटम ऑफ द एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। राइट, क्लियर? तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जो है ये टेंडेंसी टू एक्वायर, ये दूसरा फैक्ट है। जो ये पहला तो थर्मोडायनेमिक रीजन है, दूसरा रीजन जो है ऑक्टेट रूल, जिसको हम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, वो कॉज यहाँ पे दिया गया है। हा? लेकिन मैंने आपको बताया था प्राइमरी कॉज जो है वो थर्मोडायनेमिक रीजन है, ये वाला जो मैंने बताया था, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जिसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि या तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट हर जगह वैलिड नहीं होता है। ये वाला थर्मोडायनेमिक रीजन हर जगह वैलिड है, जो यूनिवर्सल लॉ मैंने बताया था। क्यों वैलिड नहीं है? जो मैंने आपको बताया था, आगे चल के देखा गया कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी वो स्टेबल होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा या डिफिशिएंट होगा। उसके कुछ एग्जांपल आपको बताए थे, ये लुईस ने ऑक्टेट रूल बताया था। ठीक है, लुईस ने बताया था ऑक्टेट होने से स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे इसमें हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें, कार्बन में, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। हाइड्रोजन में 1 है, और इसका, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? ऑक्सीजन का शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन आ गया, और हाइड्रोजन में शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि वाटर स्टेबल है। या हम इसकी बात करें, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 से शेयरिंग हुई तो 4 हो गए, है ना। Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 1 से शेयरिंग हुई तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, Cl का, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 7 + 1, 1 से शेयरिंग हो रही है ना। राइट, लेकिन बेरिलियम हाइपोवैलेंट हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आप पे क्या है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं डोंट ओवे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आपके 4 हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 + 1, 1 की शेयरिंग हुई, इसके पास 7 + 1 शेयरिंग हुई, लेकिन इससे 2 + 2 की शेयरिंग हुई, तो इसके पास 4 हुए, इसके पास 8 हुए, इसके पास 8 हुए। तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कहते हैं जिनमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट बोले या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोले। कुछ ऐसे होंगे जो जिनमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट इक्वल होंगे उनको, ठीक है, और हो सकता है कि जिनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, तो उसे हम हाइपरवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, एफिशिएंट। ठीक है, इक्वल टू 8 आ जाएगा, इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट प्रिसाइज बोलते हैं ना, ऑक्टेट प्रिसाइज कंपाउंड। ठीक है, ये आपको आता है। तो ऑक्टेट वाला तो लुईस एसिड रूल है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई? तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ऑक्टेट प्रिसाइज हो गया।
प्रिसाइज हो गया, ये आपका हाइपोवैलेंट हो गया। हाइपोवैलेंट वे कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेंट्रल एटम निकालना आपको बताया था, अरे सेंट्रल एटम निकालना बताया था आपको, राइट, क्लियर। तो वो सेंट्रल एटम में अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ 4 है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोला जाएगा, डजन ओबे रूल। तो हाइपोवैलेंट या हाइपरवैलेंट ये क्या करेंगे, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेंगे, जबकि जिसमें इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्टेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इसको ऑक्टेट और इसे ऑक्टेट प्रिसाइज या ऑक्टेट डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ऑक्टेट डेफिशिएंट या केवल डेफिशिएंट, ऑक्टेट डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं या हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो अब जो हाइपरवैलेंट या हाइपोवैलेंट कंपाउंड कौन से होंगे, जिसमें ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इन वैलेंशियल, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनमें वैलेंशियल में, तो ऐसे हम इसको बोलेंगे हाइपरवैलेंट कंपाउंड, और इसे बोलेंगे हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर। क्लियर, बात समझ में आई। तो अब ऐसे केस में जो है होगा, तो अगर हम हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताएं, एक्सप्लेन करें, तो कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके वैलेंशियल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्टेट प्रिसाइज को तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्टेट के बेसिस पे, इसलिए कहते हैं इट इज नॉट फंडामेंटल कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसी को वहां पे एक्सेप्शन के फॉर्म में दिखाया गया है कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बोलते हैं तो ईच एटम हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट ऑक्टेट, हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन में 2 ही होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 होने चाहिए, बाकी के सेल में 8 होने चाहिए, यही ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल होता है। टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन एटम लूज अ गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन, जब उसको स्टेबिलिटी एक्वायर करनी होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन जो फिनोमेना होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। तो फिर यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज लुईस ऑक्टेट रूल। तो यहाँ तो ऑक्टेट रूल अचीव हो गया, यहाँ पे ऑक्टेट रूल अचीव नहीं हुआ। इसी को आगे एक्सेप्शन के केस में बताया है कि ऑक्टेट रूल कैन बी ब्रोकन। क्या ब्रेक हुआ यहाँ पे ऑक्टेट रूल, है ना। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्टेट रूल ब्रेक कैसे हुआ, यहाँ पे बोला गया एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, क्योंकि ऑक्टेट रूल हर जगह फॉलो नहीं होगा। जैसे हाइपोवैलेंट या हाइपरवैलेंट कंपाउंड होंगे वहां पे ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल बोलें या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलें या हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलें, तो इनकी डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड इन विच ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट इन आउटरमोस्ट सेल या ऑर्बिट, सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑफ सेंट्रल एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट कंपाउंड। अब अगर हम यहाँ पे देखें, बेरिलियम के पास खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहाँ पे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा शेयरिंग का। बेरिलियम के पास खुद के सेंट्रल एटम बेरिलियम हुआ, सेंट्रल एटम बेरिलियम हुआ ना। तो यहाँ पे बेरिलियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 हुए, और 2 से शेयरिंग हुई हेलोजन से, तो टोटल 4 हुए, तो इट इज अ हाइपोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ बोरॉन सेंट्रल एटम हुआ, तो शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 आए, इसके बाद खुद कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, 3 हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हुए, इसलिए हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। एल्युमिनियम, हेलोजन से कितने इलेक्ट्रॉन आए, ये हेलोजन है, 3 हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन देंगे,
शेयरिंग का, क्लियर। और एल्युमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए सेंट्रल एटम में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं। एल्युमिनियम में ईच हाइड्रोक्साइड आयन विल शेयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, OH होल थ्राइस है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो गए, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 3 + 1 है ना। और इसके खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, तो ये भी हाइपोवैलेंट। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ईच हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड कितना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, होल थ्राइस है तो 3 हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 हुए। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं उनके वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बेरिलियम के वैलेंस शेल में आफ्टर शेयरिंग इसके 2 तो इसके खुद के थे और 2 बाहर से आए, फिर भी 4 ही बने। यहाँ पे 3 इसके खुद के थे, 3 बाहर से आए, फिर भी 6 ही बने। यहाँ पे 3 इसके खुद के थे, 3 बाहर से आए और 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। फिर भी हम देते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड स्टेबल मॉलिक्यूल है, बोरॉन के हैलाइड भी स्टेबल होते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी कहां से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो आपको एग्जांपल दिए जाते हैं लोअर क्लास में, वो एग्जांपल दिए जाते थे जो ऑक्टेट को फॉलो करते थे, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल H2O NH3 जैसे। हाइपोवैलेंट कंपाउंड के एग्जांपल आपके सामने नहीं पुट अप किए जाते थे पिछली क्लास में, इसलिए आपको लगता था ऑक्टेट रूल जो है स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, जबकि एक्चुअल में स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ऑक्टेट रूल नहीं है। तो इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया। ऑक्टेट तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, थर्मोडायनामिक क्राइटेरिया, जो मैंने अभी पिछले पेज में आपको दिखाया था। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे जिस सिस्टम से एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन रिलीज होगा, अट्रैक्शन बनेगा ना बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो एनर्जी रिलीज होती है अट्रैक्शन में, तो उससे कारण स्टेबिलिटी आती है। तो अगर हम इसको बोलें कि स्टेबिलिटी कैसे आई, ड्यू टू अट्रैक्शन, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, इसमें भी बॉन्ड बने, एनर्जी रिलीज हुई, इसमें भी बॉन्ड बने, एनर्जी रिलीज हुई, इसके अंदर भी बॉन्ड है, बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हुई, इसमें के अंदर बॉन्ड है, बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी का कम हो गई तो स्टेबिलिटी आ गई। It is not related to octet rule. ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। अब वही बोला गया है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड में बोरॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, जो भी मैंने बताया। देखो जो क्रॉस इलेक्ट्रॉन है वो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, मान लो जो डॉट इलेक्ट्रॉन है वो Cl के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने अगर आ रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। डॉट मतलब Cl का इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मतलब बोरॉन का खुद का इलेक्ट्रॉन, तो खुद के बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 हुए, क्रॉस 3 है, डॉट 3 शेयरिंग के हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। और यहाँ पे खुद के इसके इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे, डॉट 7 है, और क्रॉस एक वो भी शेयरिंग में आएगा, तो इसके 8 हो गए। तो ऑक्टेट Cl का तो कंप्लीट है, लेकिन बोरॉन का कंप्लीट नहीं है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। बोलिए, बात समझ में आई, क्लियर। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन खुद के, 2 शेयरिंग से हुए, 4 ही तो हुए। अदर एग्जांपल्स में 4 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। मरकरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मरकरी का, 3d6 6s2 होता है, 6s2 लाइक जिंक। जिंक में लास्ट आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो 4s2, कैडमियम में 5s2, मरकरी में 6s2। जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ही ग्रुप में है, तो 6s2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, 2। शेयरिंग से कितने आए, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4, ये दिखा है 4। गैलियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, बोरॉन फैमिली का, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एक ही ग्रुप में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं, 3 हुए। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, शेयरिंग का 1, कितने हाइड्रोजन है, 3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, ये 6 लिखा है। बोलिए, तो ये सारे कंपाउंड हाइपोवैलेंट हुए, ये बात समझ में आई, बोलिए। हाँ, तो ये हमने जो आप डाउट कर रहे थे कि मेरे को समझ में नहीं आया कैसे काउंट कर रहे हैं, कैसे लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, अब बात समझ में आ गई। आपने मैसेज किया था तो मैंने कहा था मैं पिछली क्लास में, अगली क्लास में इसको दोबारा ले लूंगा, क्लियर।
चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, जितने डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, डेफिशिएंट कंपाउंड कौन से होंगे? हाइपोवेलेंट कंपाउंड होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ऑल हाइपोवेलेंट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो होंगे वो जो है ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अब देखिए, अब ऑल हाइपोवेलेंट कंपाउंड, हाइपोवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइपोवेलेंट कंपाउंड का एक मीनिंग और भी दे सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और लुईस एसिड ड्यू टू देयर डेफिशिएंट नेचर, जो डेफिशिएंट नेचर के कारण लुईस एसिड कैरेक्टर होता है, ड्यू टू देयर डेफिशिएंट नेचर। चाहे तो ये आप ऐड कर लेंगे वहां पे, ये डेफिशिएंट नेचर ऐड कर दीजिएगा। क्यों लुईस एसिड होते हैं, आगे लुईस एसिड पढ़ेंगे। तो लुईस एसिड वे कंपाउंड होंगे जिसमें सेंट्रल एटम डेफिशिएंट होगा। डेफिशिएंट सेंट्रल एटम होने का मतलब क्या है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। बोलिए, सेंट्रल एटम में पहले बता चुका हूं, लेस इन नंबर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का मतलब यहाँ पे ये है, ये सेंट्रल एटम मतलब क्या है, लेस इन नंबर, जो नंबर में लेस होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, लेस इन नंबर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो नेगेटिव एलिमेंट होगा एटम को सेंट्रल एटम बोलते हैं, क्लियर। तो ये बात हो गई। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 8 से ज्यादा होंगे। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होंगे, उनको हाइपरवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ग्रेटर देन 8 होंगे इन वैलेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम। तो अब देखो उसी बात को बोला गया, कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल या वैलेंशियल या ऑर्बिट, सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या हाइपरवैलेंट कंपाउंड। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्रेटर देन 8 होंगे। जा काउंट करिए इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ पे देखें फास्फोरस के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, बताइए यहाँ पे फास्फोरस के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। शेयरिंग से कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, नॉन मेटल शेयरिंग का बॉन्ड बनाएंगे, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, हेलोजन 5 हैं, 5 हेलोजन है ना, तो 1 हेलोजन, ठीक है। तो हर एक हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 5 हेलोजन है, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइपरवैलेंट हुआ नहीं हुआ, SF6 में सेंट्रल एटम क्या हुआ, सल्फर, खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। एक फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1, 6 फ्लोरीन है, तो टोटल शेयरिंग 6 हो गए, और 6 उसके खुद के, टोटल क्या हो गए, 12 हो गए। IO5 में अगर हम देखें तो आयोडीन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे, 7, और 1 इलेक्ट्रॉन हर फ्लोरीन देगा, लेकिन 7 फ्लोरीन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हुए, 14। देखो वही लिखा हुआ है, 10, 12 एंड 14। कैलकुलेशन समझ में आया, कैसे सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन, क्लियर, बात समझ में आई, बोलिए। क्लियर। अब देखिए, तो ये हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट कंपाउंड समझ में आए। तो जो आपके जिनमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम, वो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। और जिनमें ग्रेटर देन 8 होगा वो क्या कहलाएंगे, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे फास्फोरस के खुद के इलेक्ट्रॉन आपके दिखाए गए क्रॉस से, कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के, क्रॉस कितने दिखा रहे हैं, 5 दिखा जा रहे हैं, और डॉट उसके खुद शेयरिंग में आ रहे हैं, कितने डॉट शेयरिंग में आ रहे हैं, 10 हो गए। सेंट्रल एटम में 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसके देखोगे तो इसके खुद के डॉट आप पे क्या है, 7 थे, और एक शेयरिंग का क्रॉस आ रहा है, 7 + 1
तो Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये हाइपोवेलेंट कंपाउंड है। डॉट TCl5 का डॉट फॉर्मूला दिखाया गया जिसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, राइट। बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देखो इसमें जब आप बॉन्ड में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन की बात होती है, ठीक है। तो बॉन्ड में जब दो इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो वहां पे क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में होंगे। मॉलिक्यूल में मोस्टली इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में होते हैं। क्यों? क्योंकि पेयर में रहते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अनपेयर्ड होता है वही बॉन्ड बनाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऑड नंबर में होंगे मॉलिक्यूल में या इवन नंबर में? इवन नंबर में, राइट। क्योंकि पेयर हर जगह होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा या फिर बॉन्ड का पेयर होगा, राइट। तो मॉलिक्यूल आप पे क्या होंगे? मोस्टली जो है डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे? मॉलिक्यूल, है ना। एटम डाया और पैरा दोनों हो सकता है। एटम पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, डायमैग्नेटिक भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल मोस्टली डायमैग्नेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे क्यों डायमैग्नेटिक होगा? क्योंकि वहां पे सारे पेयर होंगे। पेयर या तो बॉन्ड से होंगे या इलेक्ट्रॉन से होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, राइट। लेकिन देखा गया तो मोस्टली जितने मॉलिक्यूल होते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अट्रैक्शन शो करेंगे या रिपल्शन? अट्रैक्शन शो करेंगे या रिपल्शन? मॉलिक्यूल बीइंग डायमैग्नेटिक दे शो रिपल्शन, और पैरामैग्नेटिक स्पीशीज क्या शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे? अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो देखो, जैसे अब इसके हम काउंट करें, जैसे NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर हम बात करें NO, तो यहाँ पे कहते हैं नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो गए। अब 15 हो गए तो इसमें पेयर तो बनेगा नहीं, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में ना होके ऑड नंबर में होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और वो फिर डायमैग्नेटिक नहीं होंगे, दे आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपके इवन नंबर को आप पेयर में चेंज नहीं कर सकते। तो इवन नंबर में ऑड नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनको आप पेयर में चेंज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एटम पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, और इसी के बेसिस से बोलते हैं मॉलिक्यूल मोस्टली, यूजुअली, जनरली आर डायमैग्नेटिक, बट मॉलिक्यूल मे बी पैरामैग्नेटिक व्हेन इट इज हैविंग ऑड नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन दैट मॉलिक्यूल। तो ऑड नंबर में टोटल इलेक्ट्रॉन, वैसे तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर में होते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, क्लियर, राइट। बात समझ में आई? बोलिए, क्लियर। बात समझ में आई? तो अब हम अगर हम बोले मोस्टली जो मॉलिक्यूल होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे ड्यू टू हैविंग टोटल नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कहीं कोई मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में होते हैं तो सेंट्रल एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इन देयर आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जिसमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है और इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल ड्यू टू हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? तो अगर मैं एक लाइन में इसको लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? नोट करके, मोस्टली molecules total number of electrons in molecule is
in even number and diamagnetic in nature, and they are diamagnetic in nature. ठीक है, diamagnetic in nature, but few molecule may be paramagnetic due to having, क्यों पैरामेग्नेटिक होता है? due to having central atom with one unpaired electron, या टोटल इलेक्ट्रॉन आप पे क्या होंगे? आर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑड नंबर, ठीक है, या ऑड नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे वर्ड हम टोटल कर सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ये ऑड ये हटा देना। आई थिंक बात समझ में आ गई? बोलिए, क्लियर है ना? तो आई थिंक आप चाहना तो ये नोट कर लेना, मैंने इसके अकॉर्डिंग कर लिख दिया है, आप उसी में नोट कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है, क्लियर? हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिया, कई सारे होते हैं, कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने एक एग्जांपल इनों का दिया है, क्योंकि आगे और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में आगे बढ़ेंगे, अभी केवल मैंने आपको बताया है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको हमने ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बोला, इससे हमने हाइपरवैलेंट बोला, इसे हमने हाइपो बोला, इसे हमने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोला। बोलो, क्लियर? बात समझ में आई? बोलिए। चलिए तो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई। मैंने ऑक्टेट इक्वल टू ऑक्टेट की बात करी, ग्रेटर देन 8 हाइपरवैलेंट, लेस देन हाइपोवैलेंट और ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन, तो ये आप पे सारे क्या होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे। ये डायमैग्नेटिक होंगे, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे पेयर नहीं बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? बोलिए। तो बाकी थ्योरी इस पे लिखी हुई है, बस मैंने क्या समझाया है आपको। थ्योरी बार बार पढ़ने से बेटर है आप क्वेश्चंस करोगे तो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। क्वेश्चन करने से थ्योरी समझ में आती है, थ्योरी बार बार पढ़ने से थ्योरी नहीं समझ में आती। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरी का एक्सट्रैक्ट दिमाग में जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड, क्या बताइए किसमें ओबे होगा किसमें नहीं होगा? कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले इसको काउंट करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? 2 और 2 ऑक्सीजन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। अब इसमें बोरॉन की बात करें, सेंटर एटम बोरॉन है, खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? ठीक है, खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। शेयरिंग कितनी हुई? Cl एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3, टोटल कितने हुए? 6 हो गए, राइट, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अगर हम इसकी बात करें, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम भी हुआ, खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा? 1 शेयर करता है, 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 8 हो गए, राइट। इसके खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। एक फ्लोरीन कितना शेयर करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन है? 4 हैं, तो टोटल कितने हुए? 8 हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। आंसर क्या आएगा? डी आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, या इसी को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं?
क्या बोल सकते हैं? हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? फिर केमिकल बॉन्ड का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था वहां पे। केमिकल बॉन्ड पिछली क्लास में किसे बोलेंगे? इट इज द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा? बिटवीन द बॉन्डेड एटम। मैंने बताया था बॉन्ड जो होता है एटम के बीच में होता है, और फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल के बीच में होता है, विद इन द मॉलिक्यूल। फोर्स जो होता है बताया था बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है। इट्स बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल, या इसी को और मैंने बताया था आर ग्रेटर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा। ठीक है, फोर्स, केमिकल फोर्स कौन से होंगे ये मैंने आपको बताया, जिसकी वैल्यू इस वैल्यू जिसकी बॉन्ड एनर्जी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल होगी। तो यहाँ पे देखिए, इट इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन, ये क्या था? विद इन, ये विद इन था, ये बिटवीन, ये विद इन द मॉलिक्यूल। बिटवीन क्या होगा? बॉन्ड होगा, एटम के बीच में होगा, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर होगा, विद इन। ये बिटवीन द नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, एटम बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, या नॉन बॉन्डेड एटम जो बॉन्ड नहीं बनाते वो एक ही है, दैट इज नोबल गैसेस, एंड इट्स बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन और इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल। या इसी को हम और अच्छा लिखें तो क्या लिख सकते हैं? लेस देन और इक्वल टू 10 किलो कैलोरी पर मोल। बोलिए, बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई? क्लियर? ओके, तो आगे की बात देखेंगे। ठीक है, तो आगे की अगर यहाँ पे बात देखें, मैंने फिर अट्रैक्शन इसको कंपेयर कर दिया था, अट्रैक्शन को डिवाइड कर दिया था, कब बॉन्ड बोलेंगे कब फोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या देखेंगे अब यहाँ पे देखिए, इस केस में टाइप ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन स्पीसीज। तो अट्रैक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं? अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो उसे बॉन्ड बोलेंगे, वीक अट्रैक्शन होगा तो केमिकल बॉन्ड नहीं, यहाँ फोर्स कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, बॉन्ड नहीं होगा या फोर्स आएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। समझ आई बात? फोर्स जो होता है मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, वन डॉट फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। 8 to 42 का रेंज है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, और लेस देन 8 होगा तो वन डॉट फोर्स कहलाएगा। फिर मैंने बताया था अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, मेटल मेटल के बीच में है तो उसे मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे, नॉन मेटल और मेटल के बीच में है तो उसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड तब बोलेंगे जब वो नॉन मेटल के बीच में होगा। कोवेलेंट बॉन्ड को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं पोलैरिटी के बेसिस पे और शेयरिंग के बेसिस पे। पोलैरिटी के बेसिस पे कहते हैं सेम एटम के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो पोलर बॉन्ड कहलाएगा। शेयरिंग के बेसिस पे अगर हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी बाय ईच ऑफ द बॉन्ड एटम तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जिसे हम सिंगल डॉटेड लाइन से डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी बाय ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम तो इसे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, टू डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बाय ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम, दोनों बॉन्ड एटम, तो फिर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये तो इक्वल शेयरिंग की बात हुई, लेकिन कभी कभी अनइक्वल शेयरिंग होती है। अनइक्वल शेयरिंग में क्या होता है? ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग में बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम देगा और दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एटम के पास लोन पेयर होना जरूरी है अनइक्वल शेयरिंग में, और दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जरूरी है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो अनइक्वल शेयरिंग में, राइट, अनइक्वल शेयरिंग में जो बॉन्ड बनेगा, डेटिव का मतलब अनइक्वल शेयरिंग होता है, अनइक्वल शेयरिंग। डेटिव प्रीफिक्स क्या बताएगा? अनइक्वल शेयरिंग को बताएगा। डेटिव प्रीफिक्स जो होगा, जहां डेटिव प्रीफिक्स लगाए वो अनइक्वल शेयरिंग को बताएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होगा तो वहां पे
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जिसको हम अनइक्वल शेयरिंग का सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, या फिर बैक बॉन्ड बनेगा जिसको हम अनइक्वल शेयरिंग का पाई बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये अभी आगे जब शेयरिंग का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये करेक्शन आप कर लेंगे इसमें, ये वाला करेक्शन कर लीजिएगा, आप फोर्स लिख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिएगा, आगे जब जाएंगे ठीक है, तो ये अट्रैक्शन मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। अब यहाँ पे बॉन्ड की बात, सबसे पहले बॉन्ड की बात करते हैं, फोर्स की बात आगे बाद में करेंगे। अगर वहां पे बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ, ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल है, तो फिर वहां पे क्या होगा। अब इन अलग अलग बॉन्ड के बारे में आगे हम बात करेंगे, केवल अभी क्लासिफिकेशन बताया है, इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, कब सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा, कब कोऑर्डिनेट होगा, वैक होगा, ये सारी बात करेंगे। तो अब वहां पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, कैसे बनेगा, इज इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग टू वेज, दो ही वे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के, या तो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है या ट्रांसफरेंस से बॉन्ड बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये केवल आपका शॉर्ट रिकैप है, इसको केवल आपको एक आउटलाइन दी गई है कि कैसे रूट पे हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अब इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है उसको हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, फिर यहाँ पे तो कहते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बनता कैसे है, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के जो होंगे दो वे हैं, एक आपका बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, शेयरिंग की बात नहीं, अब जब ट्रांसफर होगा तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन, कहते हैं सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं तो उसपे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ गया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में थे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, प्रोटॉन तो 11 ही रहे, तो 1 यूनिट का जो प्रोटॉन बढ़ा वही आपका प्लस चार्ज दे गया। इसके पास क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है और आयन चार्ज्ड होते हैं। ऐसे ही वहां पे क्या होगा, अब क्लोरीन एटम में कहते हैं कि ये 887, अब कहते हैं कि यहाँ पे इसका ये 8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका ये रिलीज करेगा वही ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और इस तरह हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड बन जाता है बिटवीन Na प्लस कैटायन एंड Cl माइनस आयन, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टेबिलिटी ऑक्टेट कारण नहीं आ रही है, ऑक्टेट तो बाई चांस ये केस है, लेकिन स्टेबिलिटी किसके कारण आ रही है, रिलीज इन एनर्जी थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ में आई? तो मोस्टली जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल क्या करते हैं, इजीली आयनेशन एनर्जी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इसीलिए मेटल को हम बोलते हैं वे स्पीसीज होते हैं जो इजीली कैटायन बनाते हैं। नॉन मेटल वे स्पीसीज होते हैं जो इजीली एनायन बनाते हैं। कैटायन एनायन के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी से आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर एक मोल कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसी को हम कलेक्टिवली लैटिस एनर्जी बोलते हैं। मोल के टर्म में बोलते हैं तो कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अगर एक इंडिविजुअल आयनिक बॉन्ड की बात बोल रहे हैं तो वो आपका इंडिविजुअल कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंडिविजुअल आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, वो इंडिविजुअल कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अगर हम एक मोल कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो कलेक्टिवली लैटिस एनर्जी है। आई थिंक बात समझ में आ गई? ठीक है, राइट। अब बाय शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि क्या हुआ कि इसमें जैसे मैंने Na और Cl यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट कर दिया। तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो इसके Na प्लस और Cl माइनस ऐसे सारे केस हो गए और ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन मैंने बताया था ऑक्टेट कंप्लीशन से स्टेबिलिटी नहीं आती, ऑक्टेट इज नॉट क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, फ्लोरीन की हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है,
क्लोरीन क्लोरीन की, अब इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो नहीं, तो अब यहाँ पे कहते हैं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये शेयरिंग में हाथ मिला लेते हैं तो क्या होगा, दोनों के बाद दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे इसके पास आप 2n7, अब एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, तो कहते हैं कि शेयरिंग कर लेंगे तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीशन से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। ऐसे इसके पास 287, इसके पास भी 287, अब सीएल ने हाथ बढ़ा दिया तो वहां पे एनर्जी रिलीज हुई, अट्रैक्शन डेवलप हुआ, वो अलग बात, हम कहते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीशन से स्टेबिलिटी नहीं आती। स्टेबिलिटी किससे आ रही है, थर्मोडायनामिक रीजन से। जब कोई भी अट्रैक्शन बनेगा तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी आएगी। तो इस शेयरिंग से स्टेबिलिटी आ रही है मॉलिक्यूल में, ये ट्रांसफर से स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे KNCl। तो यहाँ पे क्या हुआ, 28881, अब कहते हैं ये इजिली, इसकी आयोनेशन एनर्जी कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर देगा, ये दे देगा, तो यहाँ पे कैटायन और आयन बन जाएंगे, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीशन से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। कैसे आ रही है स्टेबिलिटी, एनर्जी रिलीज होने से, थर्मोडायनामिक रीजन से। आई थिंक बात समझ में आ गई, बोलिए, क्लियर।
हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी सबको? कनेक्शन बेटा कनेक्शन लूज हुआ था, नेटवर्क में प्रॉब्लम आई थी। आवाज आ रही है सबको? बीच में नेटवर्क चला गया था। अभी क्लियर है सबको? एकदम से नेटवर्क डाउन हो गया था बेटा। सबको क्लियर है? आगे चले? तो आई थिंक अब टाइम हो रहा है, मैं आज का डिसीजन ले लेता हूं, ठीक है? क्लियर? क्लियर? ओके। तो आगे की बात मैं कर रहा हूं। कोई मीटिंग में तो नहीं है? आई थिंक सब क्लियर है। ओके। तो मैं अब डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बुक का कर लेता हूँ। किसका पहले, वो शीट का कर लूँ? शीट का, राइट। जो बचे हुए थे ना प्रॉब्लम, पहले वो शीट के जो प्रॉब्लम बचे हुए थे ना, वो एक्सरसाइज 1 के डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बचे हुए थे शायद, फिर डीपीपी कर लेंगे, ठीक है? हाँ, पहले आपके कुछ एक्सरसाइज 1 के प्रॉब्लम बचे हुए थे आई थिंक, है ना? हाँ, तो आई थिंक इसमें एक्सरसाइज शीट के कहाँ तक पहुंचे थे इसमें भाई? आई थिंक इसमें हम पहुंच गए थे 106 तक हो गया था। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की प्रॉब्लम अपन कर चुके थे। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हाँ, नेचर ऑफ ऑक्साइड से करना है। यहाँ तक हो गया था। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। इसमें जो है 1.7 मेरे पास क्वेश्चन है। Which of the following doesn't reflect the periodicity of atom element? मतलब periodic property को कौन नहीं बताता? बॉन्डिंग बिहेवियर थोड़ी बताता है। मैंने आपको बताया EN बताता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है? एक मिनट, which of the following does not reflect periodicity? ठीक है, तो पीरियोडिसिटी की बात करें तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ठीक है? तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस से। बाकी सारी बातें किससे रिलेटेड हैं? बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन से, है ना? तो कहीं ना कहीं पीरियोडिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ये भी इलेक्ट्रॉन से, ये इसका केस आएगा, न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो इट इज नॉट। आपको बताया गया है कि पीरियोडिसिटी क्यों होती है? ड्यू टू रिपीटिशन इन आउटर टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई पीरियोडिसिटी अकर्स, ठीक है? क्लियर? तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो, तो जैसे बोलते हैं ना, पीरियोडिसिटी अकर्स ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम के सेम होते हैं ना, इस 1s1 2 सॉरी 2s1 3s1 3 4p 4s1 लाइक दैट। तो ये आंसर आएगा, ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है 108, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी के लिए मैंने बताया था प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन रेशियो।
N/P रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। ये करेक्शन भी करवाया था, आपको भेजा था ये करेक्शन, अगर रेडियो एक्टिव होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, इन विच ये 8 इन विच आर द फॉलोइंग, इन विच कंपाउंड Mn हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ ऑक्सीजन निकालिए, इसकी +2, इसकी जो आएगी वो फ्रैक्शन में आ जाएगी नो डाउट, इसमें जो आएगा वो 8/3 फ्रैक्शन में हो सकती है, इसकी +4। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज जिस पर ज्यादा होगा उसकी एन वैल्यू बढ़ेगी। तो बताया था पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ईएन वैल्यू भी बढ़ेगी, बताया था ना। क्लियर, आंसर ये आएगा। नेक्स्ट 110, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स हैव हाईएस्ट एसडी कैरेक्टर। एसडी कैरेक्टर मैंने बताया था चार्ज डेंसिटी बढ़ने से एसडी कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये +4, इसकी भी +4, इसकी भी +4, इसमें भी +4। चार्ज इक्वल है तो आप साइज से कंपेयर करें, साइज छोटा किसमें होगा गिवन में, सल्फर, सिलिकॉन, Cl एंड CO2 में। सिलिकॉन का साइज छोटा, सॉरी क्लोरीन का साइज छोटा होगा, रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे छोटा साइज हेलोजन का होता है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज, है ना। क्लियर, कार्बन का साइज बड़ा होगा भाई, Cl। एक मिनट, अच्छा हाँ पीरियड में आ गया, एक मिनट। Cl के केस में डायगनली जाएंगे, तो डायगनली थर्ड पीरियड में, हाँ ठीक है CO2। तो अब इसमें जो आएगा वो हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर, हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर, तो फिर साइज के बेसिस पे चार्ज, हाँ ये +4 इन्हीं में आएगा, +4। आंसर बी दिया होगा, एक्चुअल में इसको एसिड निकाल देते हैं, इसका वाटर में एसिड निकालेंगे, कार्बोनिक एसिड आएगा, इसका ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसलिए होगा। आंसर बी आ रहा है क्या, इसमें करेक्शन कर लो अगर वाटर से, तो इसमें सारे थर्ड पीरियड एलिमेंट डाल दो, इसमें +2 अगर आपको करना है तो इसमें CO2, SiO2, SO2, ClO2 एंड थोड़ा सा इसमें अपने को एल्युमिनियम का ऑक्साइड वैसे नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ऐसा करो, इसमें ये CO2, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, SnO2 डाल दो, ठीक है। बोलो, बात समझ में आई। SnO2 वैसे एम्फोटेरिक है, ठीक है। CO2 न्यूट्रल नहीं है भाई, CO होता है, गधे हो क्या भाई। तो यहाँ पे ये कर दो, ये SnO2 कर दो, वैसे एम्फोटेरिक हो जाएगा। क्लियर, ये करेक्शन कर लो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक मिनट करेक्शन कर दूं मैं भी। चलो अगला है क्वेश्चन 111 में विच इज इनकरेक्ट फॉर सेकेंड आयोनेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयोनेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो सेकेंड आयोनेशन एनर्जी किस में इनकरेक्ट होगा, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, है ना। क्रोमियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, D5 से। क्लियर, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो S1 से निकलेगा, इसमें S1 से निकलेगा, ये D10 से निकलेगा। तो सेकेंड आयोनेशन एनर्जी इसमें ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और देखो एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, मैंने बताया था ना, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा तो कॉन्फ़िगरेशन को सब
और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ये गलत हुआ, P3 ये P4, प्रेफरेंस किसको देंगे, P3 को, राइट। लेकिन जो लेकिन सेकंड पूछा है, फर्स्ट की बात नहीं पूछी, ओह सॉरी, तो फर्स्ट की बात नहीं की तो फिर ये भी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सेकंड जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, सेकंड पूछा गया है, सेकंड जो निकलेगा वो स्टेबल कोर से निकलेगा P3, और ये जो निकलेगा 2 से, और एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, कॉन्फ्यूजन को ये आंसर आएगा। इसमें सेकंड जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, S2 से, और इसमें जो निकलेगा वो 2S1 से, है ना। आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है, ये ऑप्शन बी में D10 आएगा, और इसमें जो आएगा 4S1 आएगा, तो D10 इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 114, आगे की बात कर रहा हूं। 114, तो यहाँ पे एलिमेंट हैविंग शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट आपको मालूम है एक वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, दो एलिमेंट, है ना। तो इसी को अगर हम देखें जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, दो एलिमेंट, इसे क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। और जिसमें लिथियम से आगे कहां तक, नियॉन तक, कितने एलिमेंट हो गए, कितने एलिमेंट हो गए, ठीक है 8, तो ये शॉर्ट पीरियड। अब उसने बोला है फिर यहीं पे सोडियम से आर्गन, ये भी आप पे 8 एलिमेंट, उसके बाद आपके 18 एलिमेंट आ जाएंगे, ये शॉर्ट पीरियड, दोनों शॉर्ट पीरियड को लाते हैं। तो एन एलिमेंट हैविंग शॉर्ट पीरियड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ द दिस, तो अब इस केस में अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हुआ, बोरॉन का होगा, 2 लोगे, 2s2 2p1 एंड 3s2 3p1, इससे बोरॉन आ रहा है, इससे एल्युमिनियम आ रहा है, ठीक है। अब उन्हें नेचर ऑफ ऑक्साइड इज, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड अब यहाँ पे देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ऑक्साइड का, जो भी एलिमेंट हम ले लें, सपोज इसको एलिमेंट को x मान लिया गया है, तो XO3 में इस पे वैलेंसी 3, इसकी 2, ये आया, XO3 में एम्फोटेरिक, तो यही बनता है। अगर एसिडिक होता तो भी आंसर होता, क्योंकि बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक है, वो ऑप्शन नहीं गिवन है, इसलिए एल्युमिनियम लिया गया है। तो सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट को शॉर्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड को दो एलिमेंट होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, क्लियर। एसिडिक वहां पे गिवन नहीं है, एसिडिक ऑप्शन होता तो वो भी एक आंसर होता। सपोज अगर हम मल्टीपल चॉइस करते और इसमें हम एसिडिक भी लिख देते तो दोनों आंसर सही होते, सिंगल चॉइस है इसलिए आंसर सी है। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है 115 की अगर बात करें तो 115 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +3 +4 +5 +6, तो जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। क्या पूछा गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा SO2 +6, फिर ये +5, फिर ये +4, ये +3, आंसर ये, क्लियर। आ रहा है आंसर 116, ठीक है। 116 भी मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि which of the following order are correct for property indicated in bracket, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट है इनकरेक्ट, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर करेक्ट है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की करेक्ट है, फिर उसने बोला है इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। फिर दूसरे में फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी, फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम सोडियम में, एल्युमिनियम की ज्यादा होगी, क्योंकि एक प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं है, नहीं हाँ ठीक है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, सॉरी, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात की है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसमें करेक्ट है इनकरेक्ट,
बताओ, यहां तक तो सही है। है ना? तो यहाँ पे अब देखो, ये तो सही हुआ। सिलिकॉन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की फर्स्ट एनोवेशन एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होगा और एल्यूमिनियम की सोडियम से ज्यादा होगी। ये बात भी सही है। तो एसिडिक करेक्टर, ये भी सही है। एसिडिक करेक्टर, ये आपका बेटर नॉन मेटल है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो जो बेटर नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल बेटर कौन है, +7, इसकी भी ऑक्सीडेट +7। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में नॉन मेटेलिक करेक्टर किसमें ज्यादा है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर का बढ़ता है। तो जो बेटर नॉन मेटल होगा वो एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज आ रहा है क्या आंसर 116 में? भाई नॉन मेटल, अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। Cl इज अ बेटर नॉन मेटल, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पढ़ते ना। तो नॉन मेटल बेटर नॉन मेटल ये है, जो बेटर नॉन मेटल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जो बेटर मेटल होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। साइज से कोई मतलब नहीं है, एलिमेंटल चेंज आ रहा है। ठीक है, क्लियर? सारे एसिड हैं लेकिन बेटर एसिड ही होगा, कोई नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट 117, which of the following gradation in the properties is false as we move from left to right in predictable gradation, metal to non metallic character left to right जाने पे क्या होता है? सही है, मेटल लेफ्ट साइड होते हैं, नॉन मेटल राइट साइड होते हैं, सही है, ग्रेडेशन सही है ये। ऑक्सीडाइजिंग टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजेंट कौन होते हैं? नॉन मेटल ऑक्सीडेंट होते हैं, मेटल रिडक्टेंट होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उल्टा लिखा हुआ है, मेटल रिडक्टेंट और नॉन मेटल ऑक्सीडेंट। तो ऐसा लिखा होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड में ज्यादा होगी और राइट साइड में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। मेटल सॉलिड थ्रू नेटवर्क सॉलिड टू मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेफ्ट साइड मेटल होते हैं, पहले मेटल सॉलिड आएंगे थ्रू नेटवर्क सॉलिड टू मॉलिक्यूलर सॉलिड, सही है, क्योंकि वहां पे फिर नॉन मेटल आ जाएंगे। नॉन मेटल में नेटवर्क सॉलिड आता है जो लैटिस फॉर्म में होता है, जैसे डायमंड है, डायमंड का स्ट्रक्चर देखा ना, उस टाइप का नेटवर्क सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेस फॉर्मिंग एसिड, तो लेफ्ट साइड में बेस आएंगे क्योंकि मेटल होंगे, और राइट साइड में नॉन मेटल आएंगे, एसिड आएंगे, सही है। तो उसमें क्या पूछा है, नॉट फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, बी आ रहा है आंसर, आ रहा है बी, क्लियर। नेक्स्ट जो आएगा 118, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीजन स्टेट निकाली, इसकी +7, इसकी +6, इसकी +5, यही आंसर आएगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा, एसिडिक करेक्टर कम होगा। 118 का आंसर ये आ रहा है। बाकी में +4, ये +5 वैसे ही गलत हो गया, ये +1, ये +2, ये +3 वैसे ही गलत हो गया, ये +1, ये +2, ये +2 वैसे गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 119 मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, करेक्ट नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये फ्लोरीन नॉन मेटल ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन और सिलिकॉन में ये मेटोलाइड है और गैलियम भी मेटोलाइड है, सही है। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, फ्लोरीन बेटा नॉन मेटल है, फिर क्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर सही है। मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग करेक्टर बताया था ना, बॉन्ड हैबिट साइकिल से हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बताया था कि मेटल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टेंट लिथियम है, नॉन मेटल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट कौन है, हेलोजन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर सबसे ज्यादा और ऑक्सीजन, ये भी सही है। ऑल ऑफ द दीज सारे केस सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डेटा देखा था, थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारे सही हैं, ऑल ऑफ दीज। 119 का क्या आ रहा है, डी आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट 120 भी है, in the same element, if the same element is forming oxide in different oxidation state, different oxidation state में element आपका oxide बनाता है, तो बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे
अलग अलग नेचर भी कैरी करते हैं, लोअर पॉजिटिव स्टेट पे बेसिक होंगे क्योंकि वेरिएबल स्टेट्स होती है ना, है ना। तो अब उसने बोला है कि अगर एक ही एलिमेंट है, एक ही सेम एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट पे आएगा तो ऑक्साइड विद न्यूट्रल इन नेचर इन विच एलिमेंट विल बी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। गलत हुआ, न्यूट्रल का कोई खास केस नहीं है, ऑक्साइड विल बी हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर, ठीक है, हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर जब एलिमेंट हाईएस्ट स्टेट में होगा, सही है, ठीक है। ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, द एलिमेंट इज हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑक्साइड इज हाई बेसिक इन नेचर व्हेन एलिमेंट इज हाई स्टेट लोअर होना चाहिए, तो आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा। स्टेप करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, बी आ रहा है आंसर। यहाँ हाईएस्ट लिखा है वो गलत हो गया, लोएस्ट होता तो होता, और एम्फोटिक नेचर का हाईएस्ट या लोएस्ट स्टेट से कोई मतलब नहीं है, वहां पे एम्फोटिक बताया था +4 स्टेट में हो तो हो सकता है। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सॉरी फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सही है, ठीक है, यही है ना। फिर इसमें एलिमेंट हैविंग, मैंने ऑर्डर बताया था, फोन बताया था ना, ये ऑर्डर होता है। फिर एलिमेंट हैविंग, फिर उसके बाद सीएल आता है, दोनों की वैल्यू, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन की बेटर है, पॉलिंग स्केल पे वैल्यू तो दोनों की सेम आती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन एनर्जी बेटर होगी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेटर होगी, एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट एलआई, एलआई वहां नहीं लिखा है, एलआई पे ये बात अप्लीकेबल नहीं होती कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है, बस अभी छोड़ रहा हूँ, लास्ट वन है ये, ठीक है, क्लियर। द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड एंड एंडोथर्मिक, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्मिक होगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑल ऑफ दीज, ये आएगा आंसर, क्लियर, बात समझ आई। होमवर्क अभी आपको बुक तक कितनी प्रॉब्लम मिली है, अगली क्लास में डीपीपी एंड बुक्स डिस्कस करूंगा, बुक तक 50 हुई थी, 51 से 100 प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1 में, बुक की प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज 1, ठीक है, ठीक है, तो ये आप बुक से प्रॉब्लम करेंगे, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। जिनकी बुक नहीं आई वो मेरे को बोल देगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जिनको करना है, ठीक है, उनके पर्सनल वॉल पे भेज दूंगा मैं, जब तक नहीं आई है, क्लियर। आप मेरे से रिक्वेस्ट भेज देना, मैं आपके पर्सनल वॉल पे भेज दूंगा वो पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, और डीपीपी और ये बुक मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, बाय।